Hello students, the topic of this presentation is working of human respiratory system or mechanism of respiration. Respiration is a biochemical process in which energy, water and CO2 are obtained due to oxidation of food present in living cells. The energy is stored as chemical energy in form of ATP and carbon dioxide gas is released outside. Types of respiration. Respiration is of two types, external respiration and internal respiration. External respiration, in this exchange of O2 and CO2 takes place between environment and the cells. It is also called breathing or ventilation. It is a physical process. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर O2 और CO2 का एक्सचेंज सेल्स और एनवायरनमेंट के बीच में होता है. इसे सामान्य भाषा में हम ब्रीदिंग, सांस लेना भी कहते हैं. इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस रिलेटेड टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP बाय द लिविंग बींग्स इज कॉल्ड इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन. CO2 का और ATP का प्रोडक्शन जिस प्रोसेस से होता है वो प्रोसेस इंटरनल रेस्पिरेशन है. सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ फूड का ऑक्सीडेशन भी होता है जिससे ATP फॉर्म्ड होते हैं. तो सेल्स के अंदर होने वाली इस प्रोसेस को इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है. इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स. आप फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. व्हेन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की मैकेनिज्म किस तरह होती है इसको आप दो स्टेप्स में कंप्लीट मान सकते हो. इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन का मतलब होता है जब एयर यानी ऑक्सीजन की बॉडी में एंट्री होती है तो इसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेलेशन. आप इसे इनहेलेशन भी बोल सकते हो. दूसरी प्रोसेस होती है एक्सपिरेशन जिसमें CO2 गैस बॉडी से बाहर जाती है तो वो प्रोसेस होती है एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन. हमारी पहली प्रोसेस है इंस्पिरेशन. इसको समझने के लिए पहले उन मसल्स को समझना पड़ेगा जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं. हमारे रेस्पिरेशन में दो मसल्स हेल्प करती हैं, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स. डायफ्राम जो होती है एक थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्केलेटल मसल्स से बनी होती हैं और थोरेसिक कैविटी की सरफेस पर यानी थोरेसिस के सरफेस पर मिलती है. आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है. इस डायग्राम के अंदर आपको डायफ्राम यानी वो पर्दा जो हमारे एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी को अलग करता है वो क्लियरली दिख रहा है. ये पर्दा स्केलेटन मसल्स का बना हुआ है और इस पर्दे यानी इस सेप्टम या फिर डायफ्राम जिसे हिंदी में मध्य पट भी कहा जाता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही हमारे लंग्स काम करते हैं. एयर अंदर आती है और एयर बाहर जाती है. दूसरी टाइप की जो मसल्स हैं जो कि हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में दैट आर इंटरकॉस्टल मसल्स. ये मसल्स रिब्स में मिलती हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती हैं और जिससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. हम इन दोनों का वर्क अभी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में समझेंगे. तो प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है. उस डायग्राम में आप देख सकते हो इंस्पिरेशन में रिब्स की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है और डायफ्राम की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है. स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को समझते हैं. इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस. एक एक्टिव प्रोसेस होती है ये विच स्टार्ट्स विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और स्टार्टिंग होगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से. यानी सबसे पहले हमारी बॉडी में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और इंटरकॉस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. डायफ्राम फ्लैट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होकर जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. उनके कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स
पुल्ड आउट यानी ऊपर की तरफ खिंच जाती है और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो था थोरेसिक कैविटी और लंग्स में वो रिड्यूस हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस समय ज़्यादा है। दोनों ही प्रेशर में अंतर आ जाता है और इस डिफरेंस की वजह से ही तेज़ी से एयर एल्वियोली की तरफ आती है। एयर एल्वियोली की तरफ तब तक आती है जब तक लंग्स का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल ना हो जाए। द पासेज ऑफ एयर इज़, अगर हम इसका पासेज देखें तो नॉस्ट्रिल से होती हुई एयर नेज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली की तरफ आती है। तो ये कॉमन पासेज है एयर का, यानी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। दूसरी जो प्रोसेस है दैट इज़ एक्सहेलेशन प्रोसेस। इसको समझिए, जिसे एक्सपिरेशन भी कहते हैं। गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। लंग्स से एयर का बाहर निकलना एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन कहलाता है। इसकी प्रोसेस स्टेप 1, इट इज़ इनएक्टिव फेज इन रेस्टिंग स्टेज। ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज की प्रोसेस है, इसमें बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। आफ्टर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस when external intercostal muscles and muscles of diaphragm get relaxed, then the ribs come down due to their own weight. The diaphragm rises up in the thoracic cavity. Due to this, the volume of thoracic cavity is decreased. जैसे ही डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स स्टेज में आते हैं, डायफ्राम थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। देयरफॉर इट्स एयर प्रेशर राइजेज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर प्रेशर लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। लंग्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं, प्रेशर उनमें इंक्रीज़ हो जाता है, एयर बाहर की तरफ चली जाती है। सेम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इनहेलेशन का था, यानी एल्वियोली से होती हुई एल्वियोलर डक्ट, ब्रोंकियोल, ब्रोंकी, ट्रैकिया और नेज़ल कैविटी से होती हुई एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये सिंपल एक्सहेलेशन की प्रोसेस थी। होप आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा टॉपिक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, टाइप्स ऑफ वेसल्स and pulmonary and systematic circulation. Thank you.